हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया। हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया जानने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक एंड कमर्शियल रिवॉल्यूशन होती है वो डिपेंड करती है उसकी फिजिकल इन्वायरमेंट में। अगर हम लोग देखें कि इंडिया की फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है तो हम लोग पता चलेगा कि नॉर्थ में हिमालयास हैं इंडिया के, और साउथ में तीन तरफ से समुंदर लगता है। तो ये जो नॉर्थ में जो हिमालयास है यहाँ से सिल्क रूट निकलता जाता था, चाइना होकर, चाइना से सिल्क रूट जो है इंडिया होके ही जाता था बाय लैंड। ये कनेक्ट करता था मिडिल ईस्ट, यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, ये सबको जो है उधर से कनेक्ट करता था ये। दूसरा, अगर आप देखें तो साउथ में तीन तरफ से समुद्र होने की वजह से इंडिया का जो सी रूट था, मेरी टाइम रूट, तो इंडिया जो है बीच में था, इधर ईस्ट और वेस्ट के बीच में इंडिया है। तो जो जो भी शिप्स चाइना से या फार ईस्ट से ट्रेडिंग पर्पज से जाती थी यूरोपियन कंट्रीज की तरफ वेस्ट वेस्ट में, वो इंडिया होके ही जाती थी। तो इंडिया को इसका एक एडवांटेज भी मिलता था। और एशियन टाइम्स में इंडिया जो है स्पाइसेस के लिए जाना गया है, आज भी स्पाइसेस का एक मेजर एक्सपोर्टर है इंडिया। तो जो ये रूट, मेरी टाइम रूट है, जो ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करता है इंडिया से, इंडिया को बीच में रखकर जो ये कनेक्ट कर रहा है ईस्ट और वेस्ट को, इसको हम स्पाइस रूट के नाम से भी जानते हैं। कुछ आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस से हमें पता चला कि लगभग 2000 बीसी में, लगभग 4000 साल पहले दो सिटीज जो है वो मिली। हड़प्पा एंड मोहिंजोदारो दो सिटीज ऐसी हैं जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस में हमें मिली है। जब हमने खुदाई करी, एक्सकवेशन किया, तो हमें ये दोनों सिटीज जो है वहाँ पे मिली। इन दोनों सिटीज जब खुदाई से पता चला कि उस समय की काफ़ी एडवांस सिटीज थी, और इनके जो कमर्शियल लिंक थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ, इनके लिंक्ड। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो आज की डेट में ईरान, इराक, कुवैत, सीरिया, इन कंट्रीज, ये जो मिडिल ईस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं कंट्रीज को, वो समय वहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता था। ये जो ट्रेडिंग होती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बीच में, ये गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, जेमस्टोन, बीड्स, पर्ल्स, सी शेल्स, इनको लेकर होती थी। मेजर आइटम्स जो थे कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, कलर जेमस्टोन्स, ये हुआ करते थे। फिर अब हम लोग आते हैं आगे। उस समय जो ट्रेडिंग में जो यूज़ होते थे, डिफरेंट गोल्ड कॉइन्स यूज़ होते थे, और वेइंग मेजर्स भी अलग अलग इस्तेमाल होते थे। अब लोग पढ़ेंगे इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम के बारे में। इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम मतलब जिसे मनी लैंडर्स के नाम से आज तक हम लोग जानते आए। ये बहुत पुराना है, जब से ट्रेडिंग पर्पज ट्रेडिंग स्टार्ट हुई इंडिया में, तब से ही मनी लैंडिंग भी स्टार्ट हो गया। तो जैसे जैसे मेटेलिक मनी यूज में आने लगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ी, वैसे ही जो है बैंकिंग सिस्टम भी प्रोमिनेंस में आया। उस समय जो है डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल होते थे जो मनी का काम करते थे। मनी कैरी करना की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स कैरी करते थे, और ये डॉक्यूमेंट्स एक हाथ से दूसरे हाथ के में ट्रांसफ़र हो जाते थे। जैसे मनी ट्रांसफ़र होता है वैसे ये डॉक्यूमेंट्स भी ट्रांसफ़र हो जाते थे। इनको हम बोलते हैं हुंडी या चिट्ठी। ये मनी की जगह इस्तेमाल हो सकते थे। हुंडीज क्या है? हुंडी एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज है, जो एक कॉन्ट्रैक्ट है एक तरह से, जिसमें पेमेंट ऑफ मनी करने की बात की जाती है। जिसमें जो ड्रॉवी है वो प्रॉमिस करता है कि वो ड्रॉवर को या जो भी कंडीशन उस हुंडी में होगी उसके हिसाब से वो पेमेंट कर देगा। भी दो तरह की होती है, एक दर्शनी हुंडी है और दूसरा मुद्दती हुंडी है। दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं जिसमें हुंडीज को डिवाइड किया गया है। जो दर्शनी हुंडी है उसको तीन चार प्रकार की आती हैं।
ये धनी जोक है पहले, फिर सहजोग है, फिर फरमान जोग है, फिर देखनहार है। ये 4 तरह की दर्शनी हुंडीज हैं। और दर्शनी मतलब जब प्रेजेंट कर दी जाती है तभी पेमेंट कर दी जाएगी। जब प्रेजेंट करेंगे तभी पेमेंट कर देंगे। मुद्दती मतलब एक टाइम पीरियड फिक्स्ड है, एक मुद्दत के बाद, एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद जो है पेमेंट किया जाएगा। तो धनी जोक जो है वो उसमें जो है किसी भी पर्सन को पे किया जा सकता है। धनी जोक में जो भी प्रेजेंट करेगा उसको पेमेंट कर देंगे। सहजोग में किसी एक रेस्पेक्टेबल पर्सन को पे करने के लिए होता है। जैसे हम धनी जोक की बात करें तो एक ब्लैंक चेक हमने काट के दे दिया, वो जो है धनी जोक है एक तरह से। सहजोग जो है जो बेरर चेक होता है जिसमें हम अकाउंट पे ही चेक होता है उसको हम बोलते हैं सहजोग। एक्सपेक्टेबल पर्सन को हमने पेमेंट करने के लिए दे दिया। फरमान जोग है वो ऑर्डर पे किया जाता है, किसको पे करना उसका ऑर्डर दिया रहेगा। और जो चौथा है देखनहार, देखनहार मतलब जो प्रेजेंट करेगा, जो बेरर है होल्डर है उसको पेमेंट की जाएगी। मुद्दती में केवल एक ही फर्क है कि ये फिक्स टाइम पीरियड के बाद पेमेंट की जाती है। धनी जो ऊपर था दर्शनी में, वो भी यहाँ पर भी है, किसी भी पर्सन को पेमेंट की जा सकती है लेकिन एक टाइम पीरियड फिक्स के बाद। फरमान जोग में ऑर्डर दिया जाता है किसको पेमेंट करना है, वो भी एक टाइम पीरियड के बाद। जोखमी जरूर अलग है। जोखमी जो है एक तरह की हुंडी, वो सेल को बढ़ाने के लिए की गई थी। जैसे जो बायर है दूर दूर से आते थे और उस समय लूटपाट बहुत ज़्यादा होती थी तो उनका रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता था, इसलिए वो बाय करने से बचते थे, गुड्स बाय नहीं करना चाहते थे। लेकिन जब सेलर ने ये कहा कि जब तक गुड्स डिलीवर नहीं हो जाता उनको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जब गुड्स मिल जाएगा तभी वो जो पेमेंट करेंगे, तब उन्होंने परचेस करना स्टार्ट किया, बढ़ गया, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स बढ़ गई। तो जोखमी जो है सारा का सारा जो है जोखम जो होता है, रिस्क जो होता है वो ड्रॉवर का होता है। जब तक कि गुड्स ड्रॉवी को नहीं मिलता है तब तक ड्रॉवी कोई पेमेंट नहीं करता है। ड्रॉवी को जब गुड्स मिल जाएंगे तब उसकी पेमेंट कर देगा। अब बात आती है राइट्स ऑफ इंटरमीडियरीज की। राइट्स ऑफ इंटरमीडियरीज का मतलब है कि जो बिचौलिए जो बीच में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रोड्यूसर्स और बायर के सेलर के बीच में, बायर और सेलर के बीच में जो एक लिंक का रोल प्ले करते हैं उसको बोलते हैं इंटरमीडियरीज। इंटरमीडियरीज की वजह से जो है ट्रेड काफ़ी जो है फ्लरिश हुआ, काफ़ी उसको प्रमोशन मिला ट्रेड को। इन्होंने ना केवल डोमेस्टिक ट्रेड में हेल्प किया बल्कि फॉरेन ट्रेड में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इंटरमीडियरीज में कमीशन एजेंट आते हैं, ब्रोकर्स आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, रिटेलर्स आते हैं। ये सारे के सारे जो है इंटरमीडियरीज के पार्ट। फिर हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। ट्रांसपोर्ट जो है वो लैंड से भी होता था, वाटर ट्रांसपोर्ट से भी होता था एंशिएंट टाइम्स में। रोड्स का नेटवर्क बहुत अच्छा था जो सिटीज़ को कनेक्ट करते थे। और ये जो पूरा जो है इंडिया बंगाल से लेकर तकसीला तक लैंड रूट से कनेक्टेड था। मेरी टाइम रूट भी बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि जितने भी हमारा एक्सपोर्ट होता था वो बेसिकली मेरी टाइम रूट से ही होता था। कुछ सिटीज़ प्रोमिनेंट सिटीज़ थी उस समय जो मेरी टाइम रूट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। जैसे मुजिरिस है, ये मालाबार कोस्ट पे है जहाँ पे कोचीन है आजकल। कोचीन के पास ही मुजिरिस है जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया उस समय इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड में। फिर कालीकट भी जो है एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड पोर्ट है जहाँ पे चाइनीज शिप्स आके रुकती थी और यहाँ से जो है वो पेपर, पर्ल, कॉटन ये सब यहाँ से परचेज करते थे ये लोग। और पुलिकट तमिलनाडु में है पुलिकट, ये भी पोर्ट 17वीं सेंचुरी में एक मेजर पोर्ट था। एक यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया को टेक्सटाइल्स जो है एक्सपोर्ट किए जाते थे। फिर आते हैं मर्चेंट कॉरपोरेशंस। मर्चेंट कॉरपोरेशंस का मतलब है कि जो मर्चेंट की कम्युनिटी है, जो मर्चेंट्स हैं, उन्होंने अपना एक ऑटोनोमस एसोसिएशन बना रखा था जिसको हम गिल्ड्स के नाम से जानते हैं। इसके अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस होते थे जिसे कि किंग भी एक्सेप्ट करता था
किंग भी इंटरफेयर नहीं करता था इनके कामों में, और इनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता था वह ट्रेडर्स। फिर कुछ ट्रेडिंग कम्युनिटीज भी थी उस समय, जैसे पंजाबी और मुल्तानी जो है नॉर्दर्न इंडिया में एक डोमिनेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी थी। भट्ट जो थे वो गुजरात और राजस्थान में प्रोमिनेंट थे। वेस्टर्न इंडिया में महाजन्स थे, और साउथ इंडिया में छठ करके कम्युनिटी थी जो ट्रेडिंग करती थी। जो सिटी का जो सबसे रिचेस्ट पर्सन होता था उसको बोलते थे नगर सेठ, और ये पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता था। अब आते हैं हम लोग कुछ मेजर ट्रेड सेंटर्स के बारे में। पहला है पाटलिपुत्रा। प्रोमिनेंट सिटी अगर कोई रही है सबसे ज़्यादा पूरे एशियन इंडिया में, वो पाटलिपुत्रा रहा है। जो सम्राट अशोक से लेकर चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी, सब जो है पाटलिपुत्रा एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल सेंटर रहा। इसके साथ साथ ये मेजर ट्रेड सेंटर भी था, क्योंकि यहाँ से जो है स्टोन का एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा होता था। दूसरी सिटी जो पाकिस्तान में है पेशावर, इंडिया में इस समय नहीं है, लेकिन पहले वो एशियन इंडिया का ही पार्ट थी। तो वो पेशावर में जो है एक्सपोर्ट होता था वूल का। पेशावर से वूल का एक्सपोर्ट होता था, और यहाँ पे हॉर्सेस इंपोर्ट करके लाए जाते थे। और फिर पूरी कंट्री में उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता था, ट्रेडिंग होती थी उनकी। इस सिटी का पूरा लिंक था चाइना के साथ भी और रोम के साथ भी। फिर नेक्स्ट है तक्षशिला, वो भी अब पाकिस्तान में ही है। ये एक फाइनेंशियल और कमर्शियल सेंटर था, लेकिन साथ ही साथ ये एकेडमिक्स के लिए भी मशहूर थी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी यहीं पर सेटअप की गई। फोर्थ जो है वो इंद्रप्रस्थ है, जो दिल्ली के आसपास के एरिया है। पहले वो इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। इसकी प्रोमिनेंस इस तरह समझी जा सकती है कि बिल्कुल यहाँ से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की तरफ जो रोड्स जाती हैं वो उनके कंजक्शन पॉइंट पे आता है, बिल्कुल जहाँ पे चारों डायरेक्शन में जो है रोड्स वहाँ से निकलती है। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश हुआ ट्रेडिंग सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज भी ये ट्रेडिंग सेंटर है। यहाँ पे पहले कई बड़ी होलसेल मंडीज है यहाँ पे, और फिर पूरे इंडिया में वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स का। फिफ्थ है मथुरा। मथुरा जो यूपी में है इस समय, यूपी में, और ये जो है साउथ से जो नॉर्थ की तरफ रोड आता है उसके वहाँ पे लाई करती है ये। अगर साउथ जाना है तो मथुरा होके जाना बेटर रहता है। तो यहाँ पे भी जो है ट्रेडिंग लोग करते थे, और ये कमर्शियल सेंटर था। फिर है सिक्स्थ वाराणसी। वाराणसी जो है ये भी यूपी में है, और ये सिल्क के लिए आज भी मशहूर है। सिल्क साड़ीज के लिए, बनारसी सिल्क साड़ी के लिए आज भी मशहूर है, और सैंडलवुड के वर्कमैनशिप के लिए भी मशहूर है। और ये पुराने ज़माने में भी ये सैंडलवुड वर्कमैनशिप के लिए मशहूर थी, गोल्ड सिल्क क्लॉथ के लिए मशहूर थी। और ये बंगाल जाने के लिए जो रास्ता पड़ता है उसमें बनारस होके ही जाना पड़ता है, वाराणसी होके ही जाना पड़ता है। फिर से है मिथिला। ये बिहार में एक सिटी है मिथिला, उस समय प्रोमिनेंट थी। इसके साउथ चाइना में इसने कुछ कॉलोनीज, ट्रेडिंग कॉलोनीज भी स्टैब्लिश्ड कर रखी थी। फिर है उज्जैन। उज्जैन एमपी में है, और ये अपने मसलिन क्लोथ के लिए मशहूर थी, जो बहुत ही फाइन वैरायटी का क्लोथ होता है कपड़ा, उसके लिए एक्सपोर्ट के लिए जानी जाती थी बाहर विदेशों में। इराक, सीरिया, यहाँ पर भी जो है, ईरान, यहाँ पे ये इसकी हुंडीज जो है इनकैश हो जाती थी। सूरत अपने टाइम में गोल्ड बॉर्डर साड़ी के लिए, जरी साड़ीज के लिए जाना जाता था, यानी कि बॉर्डर पे गोल्ड का काम होता है साड़ीज में, उनको जरी साड़ीज बोलते हैं। ये उसके लिए, उसके एक्सपोर्ट के लिए मशहूर था। फिर नेक्स्ट सिटी है कांची, जिसे आजकल कांचीपुरम के नाम से जानते हैं, और ये तमिलनाडु में है। यहाँ पे चाइनीज शिप्स आती थी जो परचेज करते थे पर्ल्स इंडिया से, ग्लास और रेयर स्टोन, और बदले में इंडिया को वो गोल्ड और सिल्क बेच के जाते थे। फिर नेक्स्ट सिटी है मदुरा। मदुरा जो है तमिलनाडु में है। ये पांड्यास की कैपिटल सिटी होती थी, और ये अपनी फिशरीज के लिए और पर्ल्स के लिए
जानी जाती थी। पांड्यास जो है पूरा ट्रेड को कंट्रोल करते थे गल्फ ऑफ मन्नार में। इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो समुंदर है उसको गल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं, और ये पांड्यास जो है वहाँ पे पूरा जो ट्रेड होता था उसको पूरा कंट्रोल करते थे। ये डोमिनेट करते थे पर्ल के ट्रेडिंग में और फिश के ट्रेडिंग में, फिशरीज में। फिर भरूच, ये गुजरात में है सिटी। भरूच जो है वेस्टर्न पार्ट में है इंडिया के, नर्मदा रिवर पे सिचुएटेड है, और ये भी इसका लिंक जो है पूरा इंडिया से कनेक्टेड था बाय रोड। बाय रोड ये पूरे इंडिया से कनेक्टेड थी। नेक्स्ट है कावेरी पट्टा, जो से कावेरी पट्टनम बोलते हैं प्रेजेंट डे में। ये जो सिटी है वो साइंटिफिकली बिल्टअप थी। यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग की बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैसिलिटीज मिलती थी, इसलिए यहाँ पे ट्रेडर्स जो है अपने गुड्स को लोड और अनलोड करवाने के लिए पसंद करते थे। और ये सिटी परफ्यूम्स के लिए फेमस थी, कॉस्मेटिक्स के लिए फेमस थी, सैंड्स, सिल्क, वूल, कॉटन, इन सब के लिए फेमस थी। इसके अलावा ये शिप बिल्डिंग के लिए भी जानी जाती थी। फिर नेक्स्ट सिटी है तमरा लिप्टी। तमरा लिप्टी जो है वेस्ट बंगाल में है इस समय। ये भी जो है पोर्ट है यहाँ पे। ये सी और लैंड से, ये फॉरेन कंट्रीज से कनेक्टेड है, और इसका जो रोड लिंक है बनारस से कनेक्टेड था, तक्षशिला से भी कनेक्टेड था। अब हम लोग पढ़ते हैं मेजर एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बारे में। जो उस समय के मेजर एक्सपोर्ट्स थे वो स्पाइसेस। इंडिया एशियन टाइम से ही स्पाइसेस के लिए जाना जाता रहा है, और साथ में जो वीट है, शुगर है, इंडिगो है, ओपियम है, सीसम है, ऑयल है, कॉटन है, पैरेट है, लाइव एनिमल्स जो होते थे उनके लिए भी जो है उनके एक्सपोर्ट के लिए भी जाना जाता था। और फिर इंपोर्ट्स की बात करें तो मेजर इंपोर्ट सोर्सेस का होता था बाहर से। अरबी घोड़े जिसे बोलते हैं वो विदेशों से आते थे, इंडिया में उनकी काफ़ी डिमांड थी। एनिमल प्रोडक्ट्स, चाइनीज सिल्क की डिमांड पूरे वर्ल्ड में थी, इंडिया में भी चाइनीज सिल्क की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी। वाइन जो है आती थी यहाँ पे। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब जो है प्रीशियस मेटल्स जो है ये सब का भी इंपोर्ट इंडिया करता था। हम लोग देखते हैं अब इंडिया की क्या पोजीशन थी वर्ल्ड इकोनॉमी में फर्स्ट एडी से 1991 तक। अगर हम लोग देखेंगे फर्स्ट एडी से पहले 7th सेंचुरी तक इंडिया काफ़ी प्रोमिनेंट रहा है। पहले फर्स्ट एडी की बात करें तो पूरे वर्ल्ड का जितना भी ट्रेड होता था उसका 32% जो है इंडिया कंट्रीब्यूट करती थी। सारी पूरी वेल्थ जो है, पूरी दुनिया की वेल्थ का 32% फर्स्ट एडी तक इंडिया में पाई जाती थी। 1000 एडी तक ये सेम रहा। फर्स्ट एडी से 1000 एडी तक ये 32% रहा। फिर 1000 एडी से 1500 एडी तक इसकी प्रोमिनेंस थोड़ी कम हुई, लेकिन तब भी पूरी दुनिया की 25% वेल्थ जो है इंडिया के पास में थी। फिर 1500 से 1600 तक, 1700 तक इसमें कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया, ये जो है 25% तक रहा। लेकिन 1750 के बाद इंडिया का शेयर जो है वेल्थ में घटने लगा। 1850 आते आते 5 से 10% रह गया था, और फिर जो है 1900 एडी में ये केवल 2% हो गया था ग्लोबल इंडस्ट्रियल आउटपुट का। इंडिया में केवल 2% प्रोड्यूस्ड होता था। और जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ तब हम लोग जो है वर्ल्ड के आउटपुट का 3.8% प्रोड्यूस करते थे, जो 1973 आते आते और कम हो गया, 3.1% हो गया। फिर 1991 में भी लगभग वो 3% से नीचे ही था। तो इंडिया ने जो है 1991 में अपनी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट किया, क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था तब इंडिया जो है काफ़ी बैकवर्ड था इंडस्ट्रियलाइजेशन में। तो 1952 में जो है पहला 5 ईयर प्लान जो है इम्प्लीमेंट किया गया, जिसमें सारी इंपॉर्टेंस दी गई थी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स को, स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को दिया गया था इम्पोर्टेंस। लेकिन जब ये सब के करने के बाद भी जो है इंडिया की इकनॉमी जो है बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ी, क्योंकि इंडिया में कैपिटल की बहुत ज़्यादा कमी थी। इंडिया की पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, इंडिया को अपने डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा था, और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी एजुकेट नहीं था, जिसकी वजह से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा बोरोविंग्स करनी पड़ी और हमारा देश कर्ज में डूब गया। एक समय ऐसा था कि जब
हमारी कंट्री को जो है अपना गोल्ड जो है गिरवी रखना पड़ा। तो इंडिया ने 1991 में इकोनॉमिक लिबरेशन की पॉलिसी स्टार्ट करी, जिसमें प्राइवेटाइजेशन किया गया, ग्लोबलाइजेशन किया गया और लिबरलाइजेशन, ये 3 टर्म्स पे जोर दिया गया। लेकिन बाद में उसके बाद जो है फिर अब जो है गवर्नमेंट फोकस कर रही है मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया जैसे प्रोग्राम्स चला रही है, जिससे कि इंडिया में जो है ग्रोथ रेट बढ़ी है। और आज ये एक फेवरेबल FDI डेस्टिनेशन है, क्योंकि जो मिडिल क्लास है उसकी इनकम बढ़ रही है और सेविंग्स बहुत ज़्यादा है इंडिया में, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, एक कंजम्पशन का बहुत बड़ा मार्केट है डोमेस्टिक कंजम्पशन का, और इंडिया की पॉपुलेशन काफ़ी यंग है। ये सब फैक्टर्स हैं जिससे कि FDI के लिए वो एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हमारा ख़त्म होता है वीडियो। अगर आप लोगों को लगता है कि थोड़ा सा भी आपको मदद मिली है तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को और उस पर लाइक भी करें। थैंक यू।